हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बीएड जो एग्ज़ाम 9 अगस्त को कंफर्म हो गया है, एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो आज से हम लोग यूपी बीएड के पेपर फर्स्ट को आज से हम लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें जो पहला टेस्ट सीरीज है वो हिंदी का है। हिंदी में हम लोग देखेंगे, 30 क्वेश्चन की सीरीज लेंगे। इस 30 क्वेश्चन में देखते हैं आप कितना कर पाते हैं और आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी सबसे पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है कौन कौन सा है? ऑप्शन देख लें एक बार आप। स्वर, व्यंजन, वर्ड, शब्द। इन चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लग रहा है वो ऑप्शन पहले आप टिक कर ले, फिर मैं आपको बता देता हूँ उसका सही आंसर क्या है। पूछा गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई है स्वर, व्यंजन, वर्ड और जो है शब्द। तो याद रखेंगे, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपका क्या है? वर्ड है। ध्यान रखेंगे, वर्ड के ही जो दो भाग हैं, एक स्वर है और एक व्यंजन है, और जबकि कई वर्डों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है, संसार में संधि है। यानी पूछा है संसार में संधि है कौन कौन सा है? संधि इसमें देख लें एक बार अच्छे से, ऑप्शन क्लियर कर लें। लिखा है स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। संसार में संधि है, संधि विच्छेद पूछ रहा है कि कौन सी संधि संसार में है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, संसार में जो होता है वो व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन सार हो जाएगा और संसार बन जाएगा। ओके। साथ ही फ्रेंड्स, इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप डाउनलोड कर कर प्रैक्टिस अलग से भी कर सकते हैं। और साथ ही पूरे हिंदी की जो है सब्जेक्ट का जो है श्रृंखला जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे पढ़ाया हूँ, उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके भी प्लेलिस्ट का वो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख भी सकते हैं। और साथ ही अन्य जो है सब्जेक्ट यानी जीएस के भी पेपर को मैंने ऑलरेडी कवर किया है, तो आप उन सब्जेक्ट को भी आप साथ साथ देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, भर पेट में कौन सा समास है? यानी क्या दिया है? समास पूछ रहा है, और कौन सा समास पूछ रहा है? यानी भर पेट दिया है और इसमें पूछ रहा है कौन सा समास है। ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। जो सही आपको लगता है आप पहले आप टिक कर लें, उसके बाद जो मैं आपको इसका राइट आंसर आपको बता दूंगा। भर पेट में कौन सा समास है? तो याद रखेंगे, भर पेट में जो होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। अव्यय जितने भी होते हैं उनको तो साथ में रखा ही जाता है, लेकिन जो भर पेट होते हैं, हाथों हाथ होते हैं, मतलब एक ही शब्द का दो बार अगर मतलब वो दो बार उसको रिपीट कर दिया है तो वो भी आपका किस समास के अंतर्गत आता है? तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। तो भर पेट ना तो तत्पुरुष है, ना तो कर्मधारय है, ना तो द्विगु है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्म का विलोम है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि विलोम, पर्यायवाची, इन सबसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाया जाता है, क्योंकि आमतौर पे इनका जो वो है क्षेत्र है वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। इसलिए इसमें से क्वेश्चन देना और टीचर को भी आसान हो जाता है, यानी एग्जामिनर जो होता है उसको भी आसान हो जाता है कि वो स्टूडेंट को फंसा लेता है। इसलिए जो होता है इसको बहुत अच्छे से समझिए, क्या होता है उसको समझेंगे अच्छे से। सूक्ष्म का विलोम है बड़ा, मोटा, विशाल, स्थूल। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो सूक्ष्म का विलोम होता है वो होता है स्थूल। ठीक है, बड़ा का हमेशा छोटा होता है, मोटा का पतला होता है, विशाल का जो होता है वो भी छोटे से ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो सूक्ष्म का होता है मतलब जो दिखाई न देने वाला होता है, और स्थूल जो कि सामने आपको दिखाई देता है, जैसे आपने पढ़ा है जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये सब शिक्षण विधियां जो है आपने पढ़ी होंगी। ओके, आगे बढ़ें।
अगला प्रश्न है, उल्लेख का संधि विच्छेद है, यानी उल्लेख दिया है और इसका सही संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। देखेंगे ऑप्शन, उत धन लेख है, उल धन लेख है, उ धन आलेख है और उल धन लेख है। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिएगा, इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है तो आमतौर पे गलतियां होनी स्वाभाविक हो जाती हैं, क्योंकि इन सारे क्वेश्चनों को बहुत कोई डीप में जाकर पढ़ा नहीं होता है, बस खाली उनको देख लेता है किस तरीके से इनका संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो होता है इसको हम लोग व्यंजन संधि के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी उल्लेख को हम लोग व्यंजन संधि के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें त का अगर आधा त है वो ल के साथ मिलता है तो वो भी जो आधा त है वो भी ल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, उत धन लेख। यानी ये जो त है आधा त है और ये ल के साथ मिला तो ये भी जो त है वो भी किस में बन गया, ल में कन्वर्ट हो गया। ओके, आगे बढ़े। यज्ञ का विलोम है, पूछ रहा है यज्ञ का विलोम है, अनज्ञ, सुमज्ञ, विज्ञ, कुमज्ञ। तो याद रखिएगा, यज्ञ का जो विलोम होता है वो हमेशा क्या होता है, विज्ञ होता है। ठीक है, यज्ञ का विलोम हमेशा विज्ञ होता है। आगे बढ़े। छ का उच्चारण स्थान है, आमतौर पे जो है उच्चारण स्थान संबंधी जो है प्रश्न देता है, तब हमें कंफ्यूजन होने लगता है कि उच्चारण संबंधी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इस तरीके से जो है घुमा घुमा के देता है। तो आप जो है कहीं ना कहीं इसको भी यही, जब आप नहीं समझे हैं तो इसको जो है एक मैंने आपके वर्डमाला का वीडियो बनाया है, उस वर्डमाला के वीडियो में आप जाकर देखेंगे, आपको सारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, छ का उच्चारण स्थान है कंठ, तालव्य, दंत, ओष्ठ। देखिएगा, जो क वर्ग होता है वो कंठ से बोला जाता है, और जो होता है यानी जो च वर्ग होता है वो तालव्य से बोला जाता है, और जो होता है यानी ट वर्ग होता है वो मूर्धा से बोला जाता है, और जो त वर्ग होता है वो दंत से बोला जाता है, और जो प वर्ग होता है वो ओष्ठ से बोला जाता है। यानी च वर्ग के अंतर्गत ही आपका क्या आता है, छ आता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तालव्य। ओके, आगे बढ़े। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें आमतौर पे देखिए, शुद्ध वर्तनी जब पूछता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पे होती है। शुद्ध वर्तनी का जब आपको चयन करने के लिए देता है तब यहाँ पे दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन, इसमें क्या हो जाएगा, छ यानी छ लिख के उस पे जो है विसर्ग का चिन्ह लगाए, छ लिखा है, छ आधा आधा ह है और छ है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी छ लिख के जो विसर्ग लगता है यही जो होता है शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत आपका छ आता है। यानी गिनती में जो होता है, यानी 1 2 3 4 तो छ लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। ओके, आगे बढ़े। देख लें एक बार इसको। परोपकार में प्रयुक्त संधि है, ठीक है, प्रयोग परोपकार में प्रयुक्त संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे परोपकार लिखा है तो इसको अगर सही तोड़ा जाए तो अगर इसको हम तोड़ते हैं तो हो जाएगा पर और धन उपकार। तो यानी पर धन उपकार यानी किस में आ जाएगा, यानी पर अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, पर उसके बाद प्लस उपकार। तो यहीं पे आप इसको समझ लीजिए, अगर इस र को तोड़ेंगे तो आधा र प्लस अ होगा, यानी आपका अ या आ के साथ क्या मिल रहा है, ऊ मिल रहा है, तो इसका मतलब होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपका ओ में कन्वर्ट हो जाता है। और ये किस संधि के अंतर्गत आता है, तो ये जो होता है हमेशा गुण संधि के अंतर्गत आता है। तो गुण संधि किसका भाग है, तो गुण संधि आपके स्वर संधि का भाग है। स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधियां होती हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि दीर्घ संधि, गुण संधि, उसके बाद जो होता है यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा होता है। प्रत्यय उपसर्ग से भी क्वेश्चन आमतौर पे बहुत ज्यादा दिखाए जाते हैं, इसलिए जो है आप इसको अच्छे समझेंगे। लेखक क्या होता है, लेखक जो होता है हमेशा इसको अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा, इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा लेख, यानी लेख और ख पे जो हो जाएगा अलंत, ऐसे देख लेंगे, यानी इसको ऐसे समझ लें, ये लेख ऐसे टूटेगा और प्लस क्या टूट जाएगा, अक हो जाएगा,
यानी लेख और अक, ये आपका क्या बन जाएगा, लेखक हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा अक। ठीक है, यानी 10वें का ऑप्शन ए, अरे 10वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगाए, तो अक प्रत्यय लगाए। आगे बात करें दसमुख। जब भी इस तरीके के आगे संख्यावाची शब्द होती है तो हम आमतौर पे कहते हैं कि ये जो होता है आपकी द्विगु समास का अंतर्गत आता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मेंशन भी किया गया है और ये क्वेश्चन आया हुआ है भी एग्जाम में। दसमुख हमेशा जो होता है अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं जिसके आगे संख्यावाची जो है शब्द लगे होते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उसी दसमुख यानी उसी भी संख्यावाची शब्द को मिलाकर अगर किसी का नाम बने, यानी भगवान का नाम बने, जो है राक्षस का नाम बने, किसी देवी देवताओं का नाम बने, तो वहां पे वो क्या हो जाता है, कौन सा समास हो जाता है, तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। दसमुख यानी जो है दशानन, और दशानन किनका नाम है, तो रावण का नाम है, इसलिए जो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि 10 मुख किसके पास थे, रावण के पास थे। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तत्सम, तद्भव, देशज, और एक ऑप्शन और आपके सामने है विदेशज। क्या होता है परीक्षा की अगर बात करें तो परीक्षा जो होता है ये आपका तत्सम शब्द है, यानी जो है हिंदी अरे संस्कृत का शब्द है और उसी का पूरी तरीके से जो है हिंदी में रख दिया गया है, इसलिए जो होता है ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। जिन शब्दों को संस्कृत से आए हुए होते हैं और हूबहू हिंदी वाले शब्द में रखे जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और जिनका थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप जो होता है हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है उसे तद्भव कहते हैं। और देशज का मतलब जो हमारे आसपास के बोलियों से निकलकर जो है शब्द निकलता है उसे देशज कहते हैं, और जो विदेशी से लिया गया उसे विदेशज कहते हैं। आगे बढ़े, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भाग होते हैं, यही उत्पत्ति है। देखिएगा जिसको अभी मैं आपको बता रहा था, यानी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये आपके क्या है, उत्पत्ति इतिहास के आधार पर जो है आपके शब्द हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर आप देखेंगे तो आपको 4 प्रकार के शब्द मिलेंगे। कौन कौन सा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ओके क्लियर, यानी 4 जो होते हैं 4 प्रकार होते हैं। इसको क्वेश्चन को देखें, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह है। ठीक है, देखेंगे क्या होगा, यह घोड़ा अच्छा है, यानी इस वाक्य में अगर पूछा जाए कि ये क्या है तो ये हमेशा क्या होता है, ये एक सर्वनाम है। ठीक है, यानी घोड़े के आगे यह लगा है मतलब जो है किसी जो है पर्टिकुलर नाम को इंडिकेट कर रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाम हो जाएगा। यह वह जो होता है वो आपके एक सर्वनाम के अंतर्गत ही आते हैं। ओके आगे बढ़े, अव्यय के कितने भेद होते हैं, यानी अव्यय जैसे आपने नाम सुना होगा कि जो है संज्ञा से लेके अव्यय तक, जिसमें संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया होता है, उसी तरीके से अव्यय होता है जिस पर लिंग, जाति, वचन इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे और, तथा, ये सब क्या है, आपके अव्यय हैं। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के जो होते हैं 4 भेद होते हैं। ठीक है, अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, किरण इनमें से किसका पर्यायवाची है, किरण, किरण का मतलब क्या होता है, यानी जो होती है हमारे यहाँ जो रोशनी होती है उसी को हम कहते हैं किरण। तो किरण इनमें से किसका पर्यायवाची है, रवि देख लीजिएगा, आपका जो होता है रवि जो होता है ये हो जाएगा यानी सूर्य का पर्यायवाची, हिमांशु चंद्रमा का पर्यायवाची, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची, लेकिन जो प्रभा होता है, प्रभा जो होता है वो किरण का ही पर्यायवाची है, यानी किरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इसमें प्रभा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द होगा, क्या होगा इसमें, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या होगा, ऑप्शन है आत्मजा, नंदिनी, भार्या, और चौथा ऑप्शन है कन्या। क्या होगा इसका राइट आंसर, भिन्न अर्थ वाला पूछ रहा है। देखेंगे आत्मजा मतलब भी लड़की होता है यानी पुत्री, नंदनी मतलब भी पुत्री होता है, और कन्या मतलब भी पुत्री होता है, लेकिन भार्या का मतलब क्या होता है,
जो होता है वाइफ होता है या पत्नी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भिन्न अर्थ वाला आपका कौन सा जाएगा, तो भार्या हो जाएगा। देखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, और इस तरीके से जब इसमें क्वेश्चन आता है यानी आपके छंद से रिलेटेड आते हैं तो आप गलतियां आमतौर पर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूछा है रोला के प्रत्येक चरण में कितनी 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 मात्राएं होती हैं। रोला पूछा है, देखिएगा चौपाई के प्रत्येक चरण में जो होता है 16-16 मात्राएं होती हैं, और रोला के जो होता है प्रत्येक चरण में याद रखेंगे तो आपके 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक चरण में कितना कितना मात्राएं होंगी, तो 24-24 मात्राएं होती हैं। जबकि चौपाई की बात करें तो चौपाई भी जो है आपका क्या है, एक जो है सममात्रिक छंद है, लेकिन उसमें कितने होते हैं, तो उसमें आपके जो है 16-16 होते हैं। ओके, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये क्वेश्चन काफी इजी है, और मुझे लग रहा है आमतौर पे जितने लोग भी इसको कर रहे हैं सारे लोग को ये पता होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। पूछा है छत्र, ज्ञ और जो है मूर्धन्य ष, इन तीनों में से कौन सा आपका जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। आई होप आपने इसमें अपना टिक लगा लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। छत्र, ज्ञ और मूर्धन्य छ, देखिए छतरी वाले छ को भी आप तोड़ेंगे तो होता क्या है, इसको भी अगर हम तोड़ते हैं तो होता है आधा क, और उसके बाद जो होता है मूर्धन्य श। ठीक है, मूर्धन्य श होता है। ठीक है, ये होता है आपके छतरी छ, और त्र होता है आधा त, और फिर क्या होता है आधा त प्लस र होता है। ओके, और जो होता है ज्ञ होता है वो आधा ज, और क्या होता है आधा ज प्लस ञ होता है। ठीक है, और जो आपके मूर्धन्य श होता है ये आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो छतरी वाला श और त्र और ज्ञ सभी सभी आपके संयुक्त व्यंजन है, लेकिन जो ये मूर्धन्य श है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। आगे बात करें, ये क्वेश्चन मतलब आता रहता है और बार बार आता रहता है। सही वर्तनी छाटिए। कवयत्री लिखा है, कवियत्री लिखा है, कवियत्री लिखा है और कवित्री लिखा है। इन सब में पूछा है सही वर्तनी क्या होगा। इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसको मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद लिखिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप लिखेंगे तो आपको याद होगा। इन सब में से जो आपको राइट लगेगा उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे बात करें, देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसमें जो होता है व्यंजन संधि है। पूछा है किसमें व्यंजन संधि है, स्वर संधि नहीं, किनमें व्यंजन संधि है। सप्त ऋषि की बात करें तो होता है सप्तधन ऋषि, यानी जो है आपका ये कौन सी संधि है, तो ये आपकी गुण संधि है, यानी आपका स्वर संधि हुआ। निराधार हुआ, यानी ये आपका भी स्वर संधि है और दीर्घ संधि इसमें आएगा। हिमालय जो हुआ ये भी स्वर संधि है और दीर्घ संधि है। लेकिन जो होता है सज्जन जो होता है ये आपका क्या है, एक व्यंजन संधि है, क्योंकि इसको जब आप तोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा शत, यानी ऐसे बनेगा शत प्लस, और ये ऐसे बन जाएगा सत प्लस जन, क्योंकि इस तरीके का जब होता है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी आधा त जिस वर्ड के साथ जुड़ता है उसी का आधा वर्ड बन जाता है। तो ये ज के साथ जुड़ा है इसलिए बन गया आधा ज बन गया, यानी जो है का इसमें से व्यंजन संधि कौन है, तो सज्जन है, और सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सतधन जन। प्राचीन का विलोम क्या होगा, ये याद रखेंगे आप, इसको अच्छे से याद भी कर सकते हैं। प्राचीन का विलोम क्या होता है, प्राचीन मतलब होता है पुराना, उसी का होता है नवीन को ही कहा जाता है। लेकिन एकदम अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो प्राचीन का क्या होता है, तो प्राचीन का हमेशा अर्वाचीन होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, प्राचीन का विलोम कौन होता है, अर्वाचीन होता है। कनक कनकते सौगुने मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है, श्लेष, यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। याद रखेंगे जब एक शब्द एक ही बार आता है और उसके हर जगह भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं तब वहां पे श्लेष अलंकार होता है।
जब एक शब्द एक से अधिक बार आता है और दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं तब वहां पे यमक अलंकार होता है। यहाँ कनक कनक जो है 2 बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए ये अलंकार जो हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? एक ही शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, अनुप्रास होता है। और उत्प्रेक्षा क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो ये अर्था अलंकार में आता है। यानी ये तीनों आपके जो है शब्दालंकार है और ये क्या है? अर्था अलंकार है, जिसमें आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, उनको आप अच्छे से देख लेंगे। चलें आगे बात करें। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इनमें क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध वाक्य का चयन पूछा है तो आप देखें तो इसमें क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को आप धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। यानी आप अगर किसी मंच पे खड़े हैं तो आप ये कह सकते हैं मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, ना कि मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, ये भी आप नहीं बोल सकते। और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, ये मतलब ही नहीं होगा। ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई प्रेजेंट है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ, ये पूरी तरीके से गलत है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ओके, आगे बढ़ें। दुशासन में प्रयुक्त संधि है, यानी दुशासन में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। ये हमेशा याद रखिएगा, जब जो होता है यानी विसर्ग संधि में, यानी विसर्ग का जो होता है अगर वो बड़े वाले स के साथ जुड़ता है तो वो भी क्या बन जाता है, वो विसर्ग भी जो है बड़ा वाला स का जो है आधा वर्ड बन जाता है। यानी अगर इसको तोड़ा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं दू, उसके बाद यहाँ पे विसर्ग लगा देंगे प्लस, उसके बाद आप लिखेंगे जो हो जाएगा शासन। क्या लिखेंगे? दूधन शासन। यानी इस तरीके से लिखेंगे और यही विसर्ग जो है आधा जो है बड़े वाले स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दुशासन का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दू प्लस शासन। और ये किस संधि के अंतर्गत आता है? विसर्ग लगा है, इसलिए कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि हैं, इसको जो है और मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ लगातार, जो है हिंदी की बहुत सारी मैंने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की है। आप ग्रुप से मेरे जुड़ सकते हैं, नीचे मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा और जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। इन सब लिंक को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको पीडीएफ नोट्स आपको ऑलरेडी मिलने लगेंगे। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन है? याद रखिएगा अष्टछाप के जो कवि हैं वो कौन है, तो सूरदास जी हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? यानी विस्मय जो है पूछा है किस रस का स्थायी भाव है, तो हमेशा याद रखेंगे विस्मय जो होता है हमेशा अद्भुत, यानी जब कोई आश्चर्यजनक चीज हम लोग देखते हैं तब हमारे मन में विस्मय या आश्चर्य का अस्थायी भाव जो है उत्पन्न होता है। तो विस्मय किसका हो जाएगा, तो अद्भुत का हो जाएगा। ठीक है, और बात करें जो होता है इन सब का विभत्स का जो होता है तो ये जिजुप्सा होता है, श्रृंगार की बात करें रति होता है, और करुण का मतलब शोक जो होता है, इन सब का स्थायी भाव है। ठीक है, तालु में जीभ का न लगना, यानी ऑप्शन है भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप न रहना, स्वाद का मिलना। तो जो तालु से जीभ न लगने का जो होता है इसका राइट जो आंसर होता है, यानी इस प्रकार का जो मुहावरे होते हैं इनका जो सही अर्थ होता है वो होता है चुप न रहना। मतलब लगातार जब बोलते रहेंगे तो तालु जो है आपके जीभ से नहीं लगेगा, लगातार वो ऊपर नीचे करता रहेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तालु से जीभ न लगने का हो जाएगा चुप न रहना। जब तक, एक क्वेश्चन देखें, जब तक वो घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे में वाक्य किस प्रकार का है? यानी कौन सा वाक्य? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। देखिए सरल वाक्य क्या होता है, जो एक शब्द में होता है। जैसे जो है
सीता खाना खा चुकी है, राम गाना गा चुका, मतलब इस तरीके से जिनका एक ही शब्द होता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनमें बीच में तथा और इस तरीके से जुड़े होते हैं, लेकिन क्या होते हैं कि वो एक शब्द दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होते। लेकिन जो मिश्रित वाक्य होता है कुछ इसी तरीके से होता है, जिसमें दो या दो से अधिक शब्द होते हैं और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे जब तक वो घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, यानी घर पहुंचना और पिताजी का जाना एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, यानी जुड़ा हुआ है। इसलिए इस प्रकार का जो शब्द होता है इसको मिश्रित वाक्य के अंतर्गत ही हम लोग लेते हैं। यानी अगर ये होता जब न लग के लिखा होता वह घर पहुंचा तथा उसके पिता जा चुके हैं, तो ये आपके संयुक्त वाक्य में होता है कि वह घर पहुंचा, तो ये एक अलग शब्द हो गया, तथा उसके पिता जा चुके थे, ये अलग शब्द हो गया। लेकिन यहाँ पे लिखा है जब तक, मतलब कहीं ना कहीं इसका जो है, इस शब्द का पहले शब्द का जो है रिलेशन दूसरे शब्द से, इसलिए जो होता है इस तरह का जो शब्द होता है मिश्रित वाक्य में आता है। आगे बात करें, यदि अगले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, एक बार देखें, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है? यदि, इसमें भी देखिए क्या लिखा है, यदि सही दिशा में परिश्रम करो। इन दो शब्दों को बार बार लेने का मेरा रीजन यही था कि आपको ये समझाना है। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे मतलब कहीं न कहीं अगर आपके पहला शब्द जो है परिश्रम करोगे तभी आप सफल होगी, यानी पहला शब्द जो है वो दूसरे शब्द से जुड़ा हुआ है। तो इसमें भी क्या है, पहले शब्द का कनेक्शन दूसरे शब्द से है, तो इस प्रकार का जो कनेक्शन होता है हमेशा मिश्रित वाक्य में ही होता है। सरल वाक्य होता तो तुम्हें परिश्रम करना चाहिए, उसके बाद जो है तुम सफल हो जाओगे, ये अलग अलग शब्द हैं। लेकिन अगर तुम परिश्रम करो और मतलब सफल हो जाओगे, मतलब थोड़े थोड़े अगर शब्द को देखा जाए तो संयुक्त वाक्य में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे मतलब पहला शब्द जो है दूसरे शब्द पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो आज का जो हमारा 30 क्वेश्चन का सीरीज है वो यहीं पे फिनिश हुआ है। अगर आपको वीडियो कैसा लगा एक कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ ही जो है इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू।